हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी की आरओ की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की जो मेरी टेस्ट सीरीज है वो संस्कृति आईएएस की होने वाली है। जो नए व्यूअर हैं उनके लिए बता दूं, ये सामान्य अध्ययन मतलब कि जीएस और सामान्य हिंदी, तो उसकी हम हिंदी की बात करेंगे। नए पैटर्न के हिसाब से आपका एक ही पेपर होना है, 140 जीएस क्वेश्चन का और 60 आपका हिंदी का। तो उसी माध्यम से 200 क्वेश्चन जो आपके हैं इसी टेस्ट सीरीज में आपके रखे गए हैं और जो आपका समय 3 घंटे का रहता है पूरी वीडियो में। साथ में इस चैनल पर आपको सिर्फ आरओ की सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं मिल रही है। टेस्ट सीरीज तो आपको मल्टीपल क्वेश्चंस की यहाँ डली रही है, जैसे दृष्टि की, ध्येय की, जीएस वर्ल्ड की, संस्कृति की और भी बहुत सारी। लेकिन हम यहाँ पर घटना चक्र को भी लगा रहे हैं। आप जाके एक बार चैनल को जरूर देख लेना। और प्रत्येक शनिवार को हमारी करंट अफेयर सेशन चलता है ओनली यूपी आरओ और यूपी पीसीएस के लिए 3000 क्वेश्चनों का। वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख सकते हो। सेकंड चीज हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे, जैसे कि पहली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। आज हम यहाँ पे 51 से कवर करेंगे। लेकिन चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन तो इतना आप दे ही सकते हो। क्वेश्चन की बात करते हैं। गर्मियों में पेंडुलम वाली घड़ी और लोलक की प्रभाव जो लंबाई में वृद्धि है, आवर्तकाल क्या है? अच्छा, ये बताना भूल गया, ये टेस्ट सीरीज किसकी चल रही है? तो साइंस की चल रही है। इसकी साइंस की चल रही है, इससे पहले हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी की लग चुकी है। गर्मियों में पेंडुलम वाली घड़ी या लोलक की प्रभावी जो लंबाई में वृद्धि से आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप यहाँ पर बोलोगे भाई बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। जो आवर्तकाल होता है वो आपका बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ पर विचार करना है और इनमें से कौन से कथन सही है? चलिए देखते हैं। प्रत्यास्थता के कारण कोई वस्तु विरूपक बल द्वारा अपने आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। बिल्कुल सही लिखा है कि प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपण बल के द्वारा अपनी आकृति या फिर आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि दृढ़ वस्तु में बाह्य बल लगने पर भी उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है। दृढ़ वस्तु में बिल्कुल सही है। ठोस वस्तु जिस पर अगर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वस्तु के विभिन्न कणों के सापेक्ष जो स्थितियां हैं इन कणों के बीच की दूरियों को अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ पर आप कहोगे आपका दूसरा भी सही है, तो वहां पर हम ए वाले पे टिक लगाएंगे। पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब के संदर्भ पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है? वायुमंडलीय दाब के बारे में कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक होता है वह पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल होता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन है समुद्र तल से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडलीय दाब में वृद्धि होती है। तो आप मुझे ये बताइए, क्या वृद्धि होती है? वृद्धि होती है, वृद्धि घटती है? बताइए, कमेंट करके बताइएगा। ये गलत लिखा है, मैंने आपको बता दिया गलत है, लेकिन आप मुझे बताओ वृद्धि होती है घटती है? जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन आपका रहेगा सी वाला, केवल आपका पहला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन अच्छा मैं आपको बता दूं अपना ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। और इस ऐप को मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर आप लोग जाके टेस्ट सीरीज वगैरह खुद से भी ऑनलाइन माध्यम से लगा सकते हो। तो इस पूरा ऐप का नाम है नट लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से क्लिक करके भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मौलिक कण है और खोज करता है किस मौलिक कण की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की बात किया है तो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की बात किया है तो रदरफोर्ड ने की थी। मैसॉन की अगर हम बात करें तो एच युकावा ने की थी। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जे थॉमसन ने की थी। आप कहोगे डी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, व्याख्या करता है नहीं करता है, देखते हैं। अभिकथन कहता है कि एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक समस्थानिक हो सकते हैं। बिल्कुल कह रहा है कि एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक समस्थानिक जो होते हैं वो आपके हो सकते हैं। बिल्कुल बात ठीक है। कारण है कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। हाँ, रासायनिक गुण समान होते हैं, ये तो सही है, लेकिन कहा जाए कि इसके कारण अलग अलग या अलग 2 से अधिक हो सकते हैं, तो ये व्याख्या तो नहीं करता है। हम सी पे टिक लगाएंगे। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। एक तरफ केंद्र है और अवस्थिति है, मतलब किस अवस्थिति, कौन सा केंद्र किस अवस्थिति पर अवस्थित है? जैसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात की है तो यह कहां पर है? तिरुवनंतपुरम में है। इसरो उपग्रह केंद्र की बात किया तो बेंगलुरु में है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की बात किया तो अहमदाबाद में है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें तो श्रीहरिकोटा में है। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। देखो आइंस्टीन की बात कर रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार तो दिया गया, लेकिन किस क्षेत्र के लिए दिया गया? सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, या बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के सिद्धांत। तो आप यहां पर कहोगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेडियो धर्मिता के संदर्भ पर कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। रेडियो धर्मिता के बारे में कह रहा है विचार कीजिए। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल ठीक लिखा है। रेडियो धर्मिता कैसा होता है? न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ठीक है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। भाई ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर बनाया जाता है, ये आपका गलत लिखा है, क्योंकि नाभिकीय संलयन में विखंडन से अधिक ऊर्जा उत्पादित होती है और हाइड्रोजन बम परमाणु बम से अधिक विध्वंसकारी होते हैं, है ना, आपको पता ही होगा। हाइड्रोजन बम के विकास में अमेरिकी वैज्ञानिक थे एडवर्ड टेलर, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपका ऑप्शन दूसरा गलत है, केवल सी वाला टिक लगाएंगे, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लाज्मा के संदर्भ पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। प्लाज्मा के बारे में कह रहा है, कौन सा कथन सही है? फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन बल्ब में उपस्थित होता है प्लाज्मा, बिल्कुल बात ठीक लिखी है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारे चमकते हैं, आप कहोगे ये भी सही है, तो हम ए पे टिक लगाएंगे, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मायोपिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, मतलब कि इन चारों में से ऑप्शन एक गलत है, तीन सही है। गलत कौन सा, उसको देखते हैं। मायोपिया के बारे में कहा जा रहा है, मायोपिया के बारे में कहा जा रहा है ए ऑप्शन में, इसमें किसी व्यक्ति दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता, बिल्कुल बात ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया, किसी वस्तु को अगर दूर रखी और उसको नहीं देख पा रहा है, तो ये मायोपिया किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है, दृष्टि से संबंधित है मायोपिया। तो आपका ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन है कि इसमें दोषयुक्त व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र समीप आ जाता है, ये भी सही है। इस दोष से युक्त नेत्र में किसी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, आपको ये भी करेक्ट है। इस दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। भाई अब ये अभी मैंने बताया आपको, छोटा कैसे हो जाएगा? छोटा कैसे हो जाएगा? लंबा सा हो जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला गलत है, जो कि हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साफ और मेघ रहित रातों की तुलना में जो मेघाच्छित रातें होती हैं वो अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। क्यों? बादल कैसे होते हैं? बादल पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम, अभिकेंद्रीय बल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और इनमें सही बताइए। अभिकेंद्रीय बल के बारे में विचार कर रहा है ना। अभिकेंद्रीय बल का कैसे क्या यूज होता है, बात करते हैं। इसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। क्या कह रहा है? इसकी दिशा, जो अभिकेंद्रीय बल की दिशा होगी वो सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। आप कहोगे बिल्कुल बार करेक्ट लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है। दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नहीं, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। दूध से निकालने वाली मशीन अभिकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य नहीं करती है, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन केवल एक सही है, तो हम बी पे टिक लगा देंगे। अच्छा, अभिकेंद्रीय बल के अगर कुछ उदाहरण सुनना हो तो सुन लो। कार का सड़क पर मुड़ना, सड़क पर मुड़ना। दूसरा है आपका उदाहरण, परमाणु में वृत्तीय गति। तीसरा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण, परिभ्रमण नहीं, परिक्रमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस विकार के कारण मनुष्य का जो कद है वो छोटा होता है? ऐसा विकार है जिसके कारण मनुष्य क्या रहता है? बौना एक तरीके से हो जाता है, कद छोटा होता है। आप यहां पर क्या कहोगे? आप कहोगे डाउन सिंड्रोम के कारण। कौन सा? डाउन सिंड्रोम का। निम्नलिखित रोगों में से एक यहां पर सही नहीं है। कौन सा रोग है, कारक है, उनमें से एक नहीं मिला है। कौन सा नहीं मिला है उसकी बात करेंगे। जैसे खसरा की बात की जाए, खसरा आपका रूबेला वायरस से, बिल्कुल ठीक है। चिकन पॉक्स आपका वेरिसेला जोस्टर वायरस से भी ठीक है। पोलियो आपका एंटेरो वायरस से भी ठीक है। चेचक की बात की जाए तो चेचक आपका न्यूरोट्रॉपिक वायरस से नहीं होता है, चेचक आपका वेरियोला वायरस से, वेरियोला वायरस से। तो आपका ऑप्शन यहां पर डी वाला गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताइए। कथनों पर विचार करना है। मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग राइनो वायरस से होता है, बिल्कुल ठीक लिखा है। जो राइनो वायरस होता है उसी के कारण होता है। राइनो वायरस शरीर में फेफड़े को संक्रमित करता है, ये गलत लिखा है। कि राइनो वायरस शरीर में फेफड़ों को संक्रमित करता है, ये गलत लिखा है। राइनो वायरस से क्या होता है? खांसी, छींके इत्यादि चीजें होती है, लेकिन ये ओंठों वगैरह को क्या करता है? थोड़ा सुखाता, लेकिन ये फेफड़ों को संक्रमित करता है, ये गलत है। तो केवल आपका एक ऑप्शन सही है, तो हम सी पे टिक लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प चक्र के अनुक्रम की व्यवस्थाओं का सही क्रम है?
पुष्प चक्र के अनुक्रम की अवस्थाओं का कह रहा है सही क्रम कौन सा है, तो कैलिकस, कोरोला, उमंग और जायन। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, जो आपका एक चक्र में बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर सही नहीं है, गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है उसकी बात कर रहा है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है, बिल्कुल ठीक लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। पीलिया को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये भी सही लिखा है। लाल रक्त कणिकाओं में औसतन 6000 से लेकर 8000 प्रति घन मिमी रक्त होता है। तो भाई ये आपका सही नहीं है, ये आपका सही नहीं है ना, क्योंकि 6000 से 8000 नहीं होता, बल्कि फिर कितना होगा, 5 से 5.5 मिमी होता है। तो ऑप्शन आपका रहेगा सी वाला गलत। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है, आपका होगा ये भी सही है। तो सी वाला ऑप्शन गलत था, जो कि बता दिया है। निम्नलिखित में से रुधिर और उत्तकों के मध्य ऑक्सीजन का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो भाई रुधिर और उत्तकों के मध्य जो आपके क्या होते हैं, जो आपके टिश्यूज और ब्लड है, उनके मध्य में जो आपका ऑक्सीजन का फ्लो होता है या रेगुलेट होता है, वो किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा, आंतरिक शोषण, अवायवीय शोषण या बाह्य शोषण। आप यहां पर बोलोगे आंतरिक शोषण के कारण। किसके? आंतरिक शोषण के कारण। निम्नलिखित में से मानव शरीर में होने वाले पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से बात कर रहा है कि जो अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो यकृत। अब यकृत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। लीवर प्रभावित होता है, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र की प्रक्रिया में शामिल अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो पाचन तंत्र की क्रियाओं में अनुक्रम का सही प्रावस्थाओं का क्रम कौन सा अगर बात की जाए तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, विसर्जन। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, आपका सही क्रम है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करेंगे? पौधों की बाह्य सतह एपिडर्मिस कोशिका की बनी होती है, बिल्कुल सही बात लिखा है। एपिडर्मिस कोशिका की बाह्य सतह होती है पौधों की। एपिडर्मल कोशिकाएं पौधों में जल क्षय के विरुद्ध और यांत्रिक आघात से रक्षा करती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो आप कहोगे ए वाला है, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा सही है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे बात की जाए वायरस की बाह्य संरचना प्रोटीन से निर्मित होती है, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। कारण है कि इसके आनुवंशिक पदार्थ में आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं, आप कहोगे ये गलत है। क्या कहोगे? आपका कारण गलत है भाई, आपका ए ऑप्शन सही है, तो हम लगाएंगे डी पे टिक, ए सही, आर गलत है। अच्छा एक चीज और भी है, किसी भी वायरस में आरएनए डीएनए दोनों आनुवंशिक पदार्थ के रूप में नहीं पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में दोनों नहीं पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाष्पीकरण की क्रिया के निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? जो बाष्पीकरण क्रिया है वह किन कारकों पर निर्भर करती है? सतह का क्षेत्रफल, बिल्कुल ठीक है। तापमान, ये भी ठीक है। आर्द्रता, ये भी ठीक है। वायु की गति, ये भी ठीक है। तो आप कहोगे सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और विंड स्पीड चारों ही सही है, तो हम डी पे टिक लगा देंगे। वायु बाष्पीकरण की प्रक्रिया चारों ही कारकों पर निर्भर करती है। अभिकथन और कारण है, क्या कहता है देखते हैं। अभिकथन कहता है कि श्वेत रक्त जो कणिकाएं होती हैं मानव शरीर के लिए प्रतिरक्षात्मक होती हैं, मतलब कि सुरक्षा, प्रोटेक्टिव प्रदान करती हैं, बिल्कुल ठीक है। कारण है कि शरीर के अंदर प्रवेश करने वाले जो बाह्य जीव हैं उनको नष्ट कर देती हैं, आप कहोगे ये भी सही है, तो हम ए पे टिक लगाएंगे भाई, सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं। मेढक कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग का प्राणी होता है। जो मेढक की बात कर रहा है कि कशेरुकी संघ का और एम्फीबिया वर्ग का प्राणी होता है, बिल्कुल करेक्ट है। मेढक अपने शरीर के ताप को वातावरण के अनुसार परिवर्तित करता रहता है, ये भी सही है, तो आप कहोगे ए वाला रहेगा। दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट है। एक्वारेजिया के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? एक्वारेजिया के बारे में कह रहा है गलत ऑप्शन बताओ, तो यह सोडियम का, अरे यही गलत लिखा है, सोडियम का अपरूप नहीं होता है ना, यह प्लेटिनियम वगैरह का, यह कही जाए कि भाई यहाँ पर एक्वारेजिया के बारे में कि यह सांद्रता जो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र साइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है, ना कि इसमें सोडियम का प्रूफ होता है, तो आपका ए ऑप्शन गलत है। यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, करेक्ट है। यह एक प्रबल संरक्षात्मक होता है, ये भी ठीक है। प्लेटिनियम को गला सकता है, ये भी सही है। तो एक्वारेजिया के बारे में आपको ध्यान रखना है। अभिकथन और कारण है, अभिकथन और कारण में कौन सा ऑप्शन सही है? सामान्य ताप पर मैग्नीशियम की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या कह रहा है कि सामान्य जो ताप होता है उस पर मैग्नीशियम की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, बिल्कुल ठीक है। कारण है कि मैग्नीशियम को सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल को डुबो कर अरे ये तो गलत लिखा है, आपका ऑप्शन रहेगा सी वाला, ए सही है और आपका गलत है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव अवस्था में पाया जाता है? सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन, पोटेशियम। तो आप कहोगे ब्रोमीन जो होता है वो आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन ऐसी धातु अधातु होती है और यह द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से कथन कौन सा सही है उसकी बात करें तो जिप्सम को 373 के मतलब कि 373 केल्विन के तापमान पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। आप कहोगे बिल्कुल करेक्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने पर जिप्सम बनता है। आप कहोगे ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही है, ध्यान रखना है, एक और दो दोनों सही है। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल की बात करते हैं। एक तरफ प्राकृतिक स्रोत है और कौन सा अम्ल है। जैसे अगर हम बात करें प्राकृतिक स्रोत और अम्ल की, टमाटर की बात की जाए, टमाटर आपका किस संबंधित है? ऑक्जेलिक के संबंधित है। इमली की बात किया तो टार्ट्रिक से संबंधित है। नींबू की बात की जाए आपका सिट्रिक से संबंधित है और सिरका की बात करें तो एसिट्रिक संबंधित है। तो आपका ऑप्शन यहां पर बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच मान के संदर्भ पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है? पीएच मान के बारे में बात कर रहा है। यह एक संख्या है जो किसी विलयन की अम्लता और क्षारकता को दर्शाता है। तो भाई ये गलत लिखा है। दूसरा है कि इस किसी विलयन में हाइड्रोनियन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही अधिक होगा। ये भी गलत लिखा है। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। ठीक है, अब चीज समझते हैं। किसी विलयन में अगर उपस्थित हाइड्रोजन है, आयन है ना, उसकी सांद्रता ज्ञात करने के लिए स्केल विकसित किया जाता है जिसको पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच स्केल कहते हैं। और पीएच में पी सूचक है ना। पुसांस जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ शक्ति होता है, ये भी ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहां पर हम निम्नलिखित में से अम्ल क्षार सूचक है। क्या है अम्ल क्षार सूचक? और सही बताइए इनमें से कौन सा है। अम्ल क्षार सूचक की बात की जाए इनमें से कौन सा सही होगा? लाल पत्ता गोभी ये तो है, हाइड्रेजिया ये भी है, हल्दी ये भी है, जेरोनियम ये भी है। तो आप कहोगे डी वाला है। चारों ही आपके अम्ल क्षार के सूचक के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है? अभिकथन और कारण है, देखते हैं। सफेदी करने के कुछ दिनों बाद दीवारों पर चमक आती है। सफेदी अगर करना है दीवारों पर तो हाल चमक नहीं आती, कुछ दिन बाद आती है। बिल्कुल ठीक लिखा है। कारण कि बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है। तो आप कहोगे यहाँ पर आपके ये भी सही है कि भाई करता है। तो आपका ए ऑप्शन रहेगा सही। ए आर दोनों सही और व्याख्या भी सही कर रहा है। निम्नलिखित में ऐसे कौन से पदार्थ में उदरपातित होने के गुण पाए जाते हैं? ऐसा एक पदार्थ है जिसमें उदरपातित होने के गुण पाए जाते हैं। तो कौन सा पदार्थ यहाँ पर बात किया है? तो आपका रहेगा अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कपूर, एंथ्रासीन। तो चारों आपके सही है, तो हम डी पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से पीतल किसका मिश्रण है? भाई पीतल किस चीज का मिश्रण होता है? तो आप कहोगे तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। ये सभी को पता होगा, तांबा और जिंक का होता है। शेविंग क्रीम के संदर्भ पर विचार कीजिए। अब देखो शेविंग क्रीम कराते हो तो आपको विचार करना ही होगा और कौन सा कथन सही है। देखते हैं शेविंग क्रीम के बारे में। जल्दी सूखने से बचाने के लिए इसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। जो ग्लिसरॉल होता है उसको मिलाया जाता है। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अच्छे झाग बनाने के लिए इसमें बोरेक्स को मिलाया जाता है। नहीं, ये गलत लिखा है, बोरेक्स को नहीं मिलाया जाता है। तो इसे बनाते समय रोजिन नामक एक गोंद डाली जाती है, ध्यान रखना है। रोजिन नामक लिख देता हूं, रोजिन नामक एक गोंद होती है उसको डाला जाता है जिससे सोडियम रोजिनेट बनता है और अच्छी तरह से झाग निकलता है। तो आपका इसलिए दूसरा गलत है, तो केवल आपका एक सही है। हम बी पे टिक लगाएंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं? ऐसा कौन सा विटामिन की कमी होगी जिससे मांसपेशियां जो होंगी वो आपकी कमजोर होने लगेंगी? तो यहां पर आपका ऑप्शन रहेगा विटामिन ई। कौन सा रहेगा? विटामिन ई से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। ग्लाइकोजन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ग्लाइकोजन के बारे में कह रहा है, गलत ऑप्शन बताओ। यह नाइट्रोजन का एक यौगिक है। अरे गलत, तो यही गलत है, पहला ही गलत है ना। मनुष्य की यकृत में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। यह ईस्ट और कवक, ईस्ट और फंगी जो होता है उसमें पाया जाता है, ये भी ठीक है। नाइट्रोजन का यौगिक होता है, ये आपका ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपयुक्त में से अभिकथन और कारण है, बताइए कौन सा इसमें सही है आपका। अभिकथन है कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता। जो कठोर अगर जल होगा वो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक है। कारण है कि कठोर जल में कैल्शियम के क्लोराइड घुले रहते हैं। आप कहोगे हाँ ये भी सही है, तो हम ए पे टिक लगाएंगे। 90 नंबर पे क्वेश्चन आ गए, लेकिन आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा भी लगता है। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है नेट लर्निंग ऐप नाम से, तो उसको भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ यौगिक है और उपयोग है, कौन सा यौगिक का उपयोग कहां पर किया जाता है? जैसे बात करें अगर हम मिथिलीन क्लोराइड की पेंट में किया जाता है, टाइक्लोरोमेथेन की वसा का विलेख में किया जाता है,
टेट्राक्लोरोमेथेन की प्रशीतक में किया जाता है, रेफ्रिजरेंट में, और फ्रेऑन की बात किया तो वायु शीतलन किया जाता है। ये ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि चारों ऑप्शन आपके सही मिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वृक्षोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की गई थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 में एक पहल की शुरुआत की थी, लेकिन किस पहल के तहत? तो आप कहोगे मित्र वन के तहत शुरुआत की थी। भारत ने किस देश से मिलकर वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण या शुभारंभ किया हुआ है? तो आप कहोगे भारत ने डेनमार्क के साथ मिलकर किया हुआ है। हाल ही में कौन सा देश ने अपने पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून की बात कर रहा है आपका दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया है। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से कौन से राज्य या राज्यों ने नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना को घोषणा की है? तो कौन कौन से राज्यों ने अभ्यारण्य घोषणा की है? आप बोलोगे एक तो आपके कर्नाटक ने और दूसरा आपके किसने? केरल ने। तो आप कर्नाटक और केरल के द्वारा घोषणा की गई है, तो 1 और 3 सही है, तो हम बी पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगस्त 2024 निम्नलिखित में से किसने अपनी ओरल हेजा वैक्सीन OCV हिलकॉल को लॉन्च किया हुआ है? देखो अगस्त 2024 में किया गया है, और कौन सी वैक्सीन है? ओरल हेजा वैक्सीन है हिलकॉल, इसको लॉन्च किया है, लेकिन किसके द्वारा? तो आप कहोगे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किससे साझेदार देश घोषित किया हुआ है? तो साझेदार देश भारत को घोषित किया हुआ है। शीतकालीन ओलंपिक 2030 और पैरालंपिक 2030 का मेजबान किसे घोषित किया गया है? देखो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, आ सकता है। शीतकालीन जो ओलंपिक 2030 है और पैरालंपिक 2030 है, मेजबान किसे घोषित किया गया है? आप बोलोगे फ्रांस को घोषित किया गया है। दोनों जो फ्रांस ही है, ध्यान रखिए। हाल ही में राज्य ने पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क निम्नलिखित में से कौन से जनपद में बनाए जाने की घोषणा की है? आप कहोगे मेरठ में बनाए जाने की घोषणा को इन्होंने किया हुआ है। जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जोखिम पर हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान की बात कर रहा है, DRTPS को लॉन्च करने वाला, लागू करने वाला देश का पहला, पूरे देश का पहला राज्य आपका नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश पे टिक लगा रहे थे। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो OBC, उत्तर प्रदेश में जो OBC बैकवर्ड क्लास कमीशन है उसको आपका अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन किसको? आप कहोगे राजेश वर्मा जी को बनाया गया है। तो आज हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन कवर किए, मतलब कि 100 क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे जो 106 आएंगे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो उसको चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके बैक प्रेस कर लेना, जिससे कि वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख पाए। तो आज के लिए धन्यवाद।